हेलो गाइस, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्राम समाज एवं विकास के 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर ग्रामीण समाज में भूमि सुधार का महत्व, इसके जो भी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए कि यह जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये तो या फिर आपके यूपी लेखपाल में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, या तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं। लेकिन उसके पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ग्राम समाज में भूमि सुधार के महत्व का लेक्चर नहीं देखें, पहले वो जाके उसको देखें, फिर इस पर क्वेश्चन पे आएँ। ठीक है? तो आइए देखते हैं। कौन सा अंग्रेज अधिकारी, सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी, फिर महालवाड़ी व्यवस्था। 2 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, अंग्रेज अधिकारी और महालवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न देखते हैं। कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? प्रश्न आसान है। हाल्ट कैंडी, हाल्ट मैकेंजी, रेले और लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंने आपको 3 व्यवस्थाओं के बारे में बताया था, एक स्थायी बंदोबस्त, एक महालवाड़ी और एक रैयतवाड़ी। ठीक है ना? महालवाड़ी जो था वो लास्ट में आया था और उसको हाल्ट मैकेंजी ने प्रस्तावित किया था। ठीक है? और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको मद्रास में लागू किया था। ये मेरे पहले ही वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है? भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूं कि जब मैं अपना तीसरा लेक्चर पढ़ रहा था, ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट करके मैं आपको बता रहा था कि जो भूमि सुधार है वो राज्य में शामिल है। 3 होती हैं सूचियां, एक होती है केंद्र, या तो उसको हम संघ भी बोलते हैं, एक होता है राज्य और एक होता है समवर्ती। संघ का अर्थ क्या होता है कि उस पर फैसले सिर्फ केंद्र सरकार ही लेती है, और राज्य का मतलब क्या होता है कि उस विभाग का कार्य सिर्फ राज्य ही देखता है। जैसे सपोज करिए केंद्र यानी कि भारत सरकार और इसको राज्य को बोलें तो उत्तर प्रदेश सरकार। यदि समवर्ती का अर्थ क्या होता है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, कि उस विषय पर केंद्र भी अपनी योजना लेके आ सकती है और राज्य भी अपनी योजना लेके आ सकती है। तो भूमि सुधार का जो विषय है यह राज्य का विषय है। ठीक है ना? इस पे जो नियम कानून है यह राज्य बनाता है। नेक्स्ट, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वो देखते ही मान आंसर लगा देंगे कि मैंने बताया था। गौर करिएगा कि जमींदारी व्यवस्था कितने भूभाग पे थी, ठीक है ना, महालवाड़ी कितने भाग पे थी और रैयतवाड़ी कितने भाग पे थी। यहाँ मैं प्रश्न जो है जमींदारी का पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि परीक्षा में रैयतवाड़ी आ जाए, ठीक है ना, और हो सकता है कि महालवाड़ी आ जाए, तो इसलिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 15% और ऑप्शन सी है 17% और ऑप्शन डी है 19%। तो काफ़ी आसान है इसका आंसर। ठीक है? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? वीडियो में मैंने डेटा में प्रॉपर तरीके से उसको अंडरलाइन करके था बताया। ठीक है ना, कि अभी तक हमारे देश भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर चकबंदी हो चुकी है। चकबंदी का अर्थ है कि उतने भागों पर जमीनों को एकीकृत किया जा चुका है कि छिट फुट जमीन जो वितरित है उसको संग्रहित किया जा चुका है। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि जो आज तक इस योजना को अपने राज्य में लागू नहीं किए हैं, लेकिन अभी तक 49% सफलता मिल चुकी है। यानी कि मैं बोलूं तो हमारे भारत में 49% भूभाग पर चकबंदी नियम लागू हो चुका है। ठीक है? वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त, आपको याद होना चाहिए कि स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा बोलते हैं। ठीक है ना, और जमींदारी प्रथा किसको बोलते हैं ये आपको वीडियो में पता चलेगा।
किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी? आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है ना, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और प्लासी और बक्सर के युद्ध के तत्पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट अंग्रेजों में आ गई। अंग्रेजों के हाथ में दीवानी राइट्स आ गई। और दीवानी का अर्थ ही क्या होता है? दीवानी का अर्थ ही क्या होता है कि जमीन, भूमि से संबंधित राजस्व लेने का अधिकार जो है, कर लेने का जो अधिकार है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग थे, मैं यदि ऐसे बोलूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। तो मैंने अभी बिहार के बारे में बताया, मैंने अभी बंगाल के बारे में बताया, बिहार के बारे में बताया, उड़ीसा के बारे में बताया, और यहाँ पर अवध, ठीक है ना। तो इसका आंसर अवध होगा। तो इसमें तो लागू हुआ था, लेकिन आपसे क्या पूछा है? नहीं की गई थी, तो अवध आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? मैंने विस्तार से बताया था कि सबसे पहले रैयतवाड़ी, यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 8, 10, 12 और 15। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, एक ट्रायल के फॉर्म में। देखते हैं इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो फिर इसमें सफलता मिलती हुई दिखी, तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरे मद्रास में लागू कर दिया, ठीक है ना। नहीं, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, उसको महलवाड़ी। तो यहाँ पर जो है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, मुनरो, मैं आपको पढ़ाया था ना, रैयत और मार्टिन मुनरो, रैयत और मुनरो, ठीक है ना। ये 10 वर्षों के लिए लागू हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम यहाँ पर थे कि स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता है? मैं जिक्र कहूँ तो स्वतंत्रता पूर्व, यानी कि यह 1947 के पहले की बात चल रही है। नियमन, जो उसका नियम कानून था, किस आधार पर किया जाता था? तो ऑप्शन एक है प्रथा, मांग, संवरण या फिर ए सभी। वह प्रथा के अनुसार कर लेते थे, मांग के अनुसार लेते थे, संवरण के अनुसार लेते थे, और यानी कि यह तीनों ही जो प्रथाएं थी, तो वह लगान वसूलने के नियम कानून में आती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। काश्तकारी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था को किराएदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। किराएदारी व्यवस्था यानी कि कोई भी किसान है, कोई भी बड़ा किसान है जिसके पास भूमि अत्यधिक है, वह लोगों को किराए पर देता था और उससे 50% या उससे अधिक का कर लेता था, ठीक है ना, उत्पादन पे। पट्टेदारी किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन से नहीं थे? देखिए, स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार, सामान्य काश्तकार और उप काश्तकार। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने वीडियो में इसको बताया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसे कौन से किसानों का वर्ग था कि जो पट्टेदार किसान या फिर काश्तकारी व्यवस्था में नहीं आता था। ऑप्शन काफ़ी स्थान है। स्थायी काश्तकार कि जो स्थायी थे, ठीक है ना, इच्छाहीन काश्तकार जिनकी इच्छा ही नहीं थी, या फिर सामान्य काश्तकार जो सामान्य टाइप के थे, शायद आपको आंसर का हिंट भी आ गया हो, या फिर उप काश्तकार, ठीक है। तो इसका जवाब देना है, क्योंकि आप लोग को सोचना है आंसर। यही तत्काल आंसर आ गया। देखिए अब पेपर में क्या आएगा इसकी तो कोई गारंटी यहाँ पे बोल नहीं सकता है कि यही आएगा, और जो बोल रहा है वो मूर्ख है, ठीक है ना, क्योंकि यूपी SSC का पेपर हम में से कोई सेट नहीं करने वाला। तो हो सकता है क्वेश्चन बदल के भी आ सके। तो आप लोग थोड़ा अपने सोचने का दायरा बढ़ाइए, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आंसर आपके सामने होता है और आपको क्वेश्चन पढ़ के और अपने नॉलेज से उसको टैली करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? भूमि सुधार के उद्देश्य कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि भूमि का जो सुधार हुआ था उसमें इनको शामिल किया गया है? तो पहला क्या है? आर्थिक असमानता को दूर करना,
जो आर्थिक असमानता यानी कि अमीरी गरीबी का यहाँ पर बात चला, आर्थिक यानी कि पैसा, असमानता मतलब कि अनइक्वलिटी को दूर करना यानी कि सबको समान करना, कि कोई गांव में एक बहुत बड़ा किसान है और सभी लोग भूमिहीन किसान मजदूर हैं, गरीब हैं, तो उनके और उनके बीच में जो असमानता है, जो काफ़ी एक खाई है, उसको दूर करना भूमि सुधार जो है उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। काश्तकारी जो था सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना, काश्तकार यानी लोगों को काश्तकार बनाना, लोगों को ज़मीन देना और उसकी सुरक्षा देना कि यह ज़मीन आपकी है, ठीक है ना। या फिर भूमि स्वामित्व प्रदान करना, स्वामित्व मतलब होता है मालिक, भूमि का मालिक बनाना। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ए, बी और सी तीनों अपने आप में इसके उद्देश्यों में शामिल थे, तो इसका आंसर डी होगा। काफ़ी आसान था, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को रोककर आपको पढ़ना है और खुद से आंसर करना है, ठीक है ना। एक अच्छी होती है प्रथा क्वेश्चन सॉल्व करने की। भूमि सुधार से आशय होता है भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण, जो जोतों का स्वामित्व है, एक के पास जो स्वामित्व है उसको बांट देना, ठीक है ना, उसका वितरण करना। जोतों का पुनर्गठन, ये किसके पास कितनी जोत की जमीन है उसको फिर से एकत्रित करना, यानी कि उपरोक्त सभी यह इसके आशय थे। आइए नेक्स्ट करते हैं। सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है। मैं एक डेटा बनाया था कि जहां पर मैंने सीमांत के बारे में था बताया, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने मध्यम के बारे में था बताया, और मध्यम से कम के बारे में था मैंने बताया, और मैंने बृहत के बारे में बताया था। तो यह डेटा आप लोग को पढ़ना है और इसका यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है कि 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर, ये सभी डेटा जो हैं ये 4 अलग अलग श्रेणी के हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप लोग वीडियो देखिए और इन डेटा को वहाँ से याद करिए और यहाँ पर टिक करिए। नेक्स्ट करते हैं। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो 5वीं, 8वीं, 7वीं या 10वीं, जो लोग लेक्चर को पढ़े होंगे उनको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही। भूदान 1951 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आप लोग यदि वीडियो देखे होंगे तो एक शख्स का वहां पे जिक्र आता है, विनोबा भावे। इन्होंने एक आंदोलन फैलाया, लोगों को जागृत किया, उनको उत्साहित किया कि देखिए सरकार आपसे ज़बरदस्ती ज़मीन लेके अपने भाइयों में बांटे, इससे अच्छा है कि आप स्वतः अपनी भूमि का दान कर दीजिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विनोबा भावे जो थे, इनकी बातों का इतना असर पड़ा कि काफ़ी लोगों ने अपनी ज़मीनों को दान दिया, ठीक है। आंदोलन में नेतृत्व की कमी, आंदोलन का समय पर न होना और जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना, एक कहीं ना कहीं ये तीनों बातें इसमें मैच करती हैं, क्योंकि नेतृत्व जो था वो सिर्फ एक ही आदमी के हाथ में था और भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है ना। और आंदोलन समय पर न होना, आंदोलन यह यदि आज़ादी के पहले से ही स्टार्ट होता, ठीक है ना, तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता। और जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना, ये भी ठीक बात है। तो ये सारी बातें आपस में सही हैं। वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1957, मैंने एक डेटा था बनाया हुआ कि 57 में, 51 में यह स्टार्ट था हो गया, लेकिन 57 में कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो इसका आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि 57 में, आई होप कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है तेलंगाना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। भूदान आंदोलन किस वर्ष जो था स्टार्ट हुआ था।
तो विनोबा भावे ने इसकी स्टार्टिंग की थी और 1951 में यह स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, 1951। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली संचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई थी? 10 एकड़, 18 एकड़, 27 एकड़ और 54 एकड़। जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो एक फसल वाली यानी कि जहाँ पर एक फसल की सिंचित भूमि जो थी उसका जो संबंध था 1972 में, उसमें 27 एकड़ निर्धारित किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सका? ठीक है ना। आधारित संरचना की कमी, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रशासनिक दक्षता का अभाव, ये भी ठीक बात है, यानी कि उपरोक्त सभी। जो भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना, जो नई नई योजना भी आ रही है, प्रमुखता ये जो 3 बातें हैं इसकी कमी को स्पष्ट करती हैं, यानी कि सुदृढ़ करती हैं, या कहीं न कहीं इन कमियों से इस योजना की प्रगति नहीं हो पाई। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? ठीक है ना। तो 52%, 54%, 57% और 61%। तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 57%। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मैं अपने वीडियो में आपको बताया था कि चकबंदी का जो नाम है यह सर्वप्रथम 1920 में इसका जिक्र हुआ था, और कहाँ पे? बड़ौदा में। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1919, 1920, 1925 और 1930। तो बिल्कुल 20 का आंसर करेक्ट होगा कि चकबंदी की शुरुआत बड़ौदा में 1920 में सबसे पहले हुई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भू जोतों की चकबंदी से आशय क्या होता है? जब मैं आपको चकबंदी पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैंने आपको यही था बताया, यदि कोई एक गांव है और किसानों के गांव में बिखरे बिखरे खेत हैं, एक यहाँ ऐसे है, तो इनको एकत्रित करना, यानी कि इनको एक जगह पे आना लेके, यह चकबंदी का मेन आशय था। ठीक है ना। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। भूमि का टुकड़ों में विभाजन, यह तो गलत बात है, एकत्रित होने की बात चल रही है ना। भूमि को कृषि योग्य बनाना, यह इसके कार्यों में से नहीं था। गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना, बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि सी, भूमि का वर्गीकरण करना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना चकबंदी का मेन आशय था। भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? भूमि जो इसके उपाय थे और जो इसकी नीतियां थी, अर्थात मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, मैंने इसकी कमियों को बताया था वहाँ पे, अपने जो था मेरा आया था वीडियो। प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, बिल्कुल इसका कारण यह भी है, यह भी है, यह भी, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं यह आंसर है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? जो उस प्रदेश का डेटा है भूमि का, उसको डिजिटलाइज कर दिया है, ऑनलाइन मोड पे ला दिया है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा राज्य कर्नाटक है। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें हैं जो भी डेटा वाले क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुए? राज्यों में चकबंदी कानूनों का ना होना, कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो अभी तक अपने राज्य में चकबंदी कानून लाए ही नहीं हैं, जैसा मैंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया था। राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना। देखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक 2 प्रकार की चकबंदी होती है। ऐच्छिक चकबंदी का आशय है कि किसान खुद आपस में एक गुट बनाएं और सहमति बनाएं और राजस्व विभाग की टीम के पास जाएं और बोलें कि हम अपनी ज़मीन को आपस में अदला बदली करना चाहते हैं। और अनैच्छिक का मतलब क्या है कि किसान भले से न चाहें, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती प्रयास करके ज़मीन को एकत्रित करे। तो कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो सिर्फ ऐच्छिक चकबंदी पर ही ध्यान दिए कि यदि किसान स्वयं चाहे
तभी चकबंदी होगी। तो यह भी इसमें एक बाधक रहा। कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना, पैतृक भूमि यानी कि बाप दादा की कोई भूमि है तो उसको वो लोग बदलना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, यानी कि उपरोक्त सभी इसके कारणों में से हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है। चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होना सही नहीं है। देखिए नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। अधिकारी वर्ग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील न रहना, चकबंदी से भूमस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना, ठीक है ना। देखिए चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना, ऐसी बात नहीं, असंतुष्टि काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आइए 25 नंबर देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम समाज में आपको ग्राम समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी कि एक नवीन योजना का स्टार्टिंग हुआ है, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ठीक है ना। इसके जो शुरुआत हुई थी यह सन 2008 में हुई थी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि 25 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने दो प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ दिया है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर को विथ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो जो बच्चे रंगायन एकेडमी को फॉलो नहीं किए हैं प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।